हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम यूके ट्रिपल एस सी, यूके पीएससी, जीएस पोस्टमार्टम क्लास पार्ट 13 के बारे में बात करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में भी हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर के 50 प्लस इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो कि प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और ये सभी प्रश्न आपके आगामी एग्जाम्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए इससे पहले की वीडियोज आपने नहीं देखी हुई हैं तो उन वीडियोज़ को भी आप जरूर देख लें, और इससे आगे की वीडियो जो भी आगे कंटिन्यू रहेंगी उन्हें भी आप ज़रूर देखते रहिएगा। और आपको ये सीरीज़ दोस्तों कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो जो हमारा पार्ट 12 था, उसमें दोस्तों 1 से 2 संशोधन करने हैं। ये संशोधन आप कर लीजिएगा। सबसे पहला संशोधन है 103वें प्रश्न में कि 2022 में फीफा विश्व कप के 22वें संस्करण, वो प्रश्न ही गलत हो गया था दोस्तों। तो 22वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो कतर कर रहा है। कौन कर रहा है? कतर। और कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा है। ठीक है, तो ये प्रश्न आप एक संशोधन कर लेंगे। दूसरा, मौलिक कर्तव्य वाला, तो शायद मैंने आपको मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 में बता दिए थे, तो आपको भाग 4 ए कर देना है यहाँ पे। ठीक है, भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्य है, जबकि भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, बाकी एक और थोड़ा-सा टाइपिंग मिस्टेक हो रही थी। क्वेश्चन नंबर जो 107 है, ठीक है, इसमें आरटीई एक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे गलती से मैंने आरटीआई एक्ट हो गया था, शायद जो टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था, लागू हुआ था 2010 से। ठीक है, और वहीं आरटीआई एक्ट 2005 में आया था और लागू हुआ था 2006 से। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और पिछली वीडियो तक हमने 120 तक के प्रश्नों के बारे में बात कर ली थी। आज हमारा 121वां प्रश्न है कि श्री सुंदर पिचाई किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं? तो अल्फाबेट इन और गूगल एलएलसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ हैं। ठीक है, कौन? सुंदर पिचाई जी। गूगल के सीईओ हैं कौन? सुंदर पिचाई जी। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलन फ्रेमवर्क के अंतर्गत कॉप 25 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो कॉप 25 सम्मेलन दोस्तों मॉड्रिड स्पेन में आयोजित हुआ था। स्पेन की राजधानी मॉड्रिड में हमारा 2019 में कॉप 25 का आयोजन हुआ था। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। तो आप दोस्तों एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कॉप 26 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ग्लासगो, ब्रिटेन में, ब्रिटेन के ग्लासगो नामक स्थान पे हमारा 2021 में कॉप 26 का आयोजन हुआ है। कॉप 26 सम्मेलन ग्लासगो, ब्रिटेन, और कॉप 25 सम्मेलन कहाँ पे? मॉड्रिड स्पेन में हुआ था। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। अगला प्रश्न, वर्ष 2019 का साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो पीटर हैंडके को 2019 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे? पीटर हैंडके। के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस यानी कि पीसी महालनोबिस जी को भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। और जो हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, वो भी महालनोबिस मॉडल पर ही आधारित थी। इसी कारण इन्हें भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा औद्योगिक नीति संकल्प कब अपनाया गया था? तो भारतीय संसद के द्वारा औद्योगिक नीति संकल्प को 1956 में अपनाया गया था। कब? 1956 में। अगला प्रश्न दोस्तों 126वां, किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने हजार का अभियान यानी कि एक्सपीडिशन ऑफ 1000 का नेतृत्व किया था? तो जुजुप्पे गैरिबाल्डी के द्वारा हजार का अभियान यानी कि एक्सपीडिशन ऑफ 1000 का नेतृत्व किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सी संचार व्यवस्था डाटा प्रेषित करने के लिए रेडियो सिग्नल या इंटरनेट सिग्नल पर निर्भर रहती है? तो वायरलेस संचार व्यवस्था डाटा को प्रेषित करने के लिए रेडियो सिग्नल और इंटरनेट सिग्नल पर निर्भर रहती है, वायरलेस संचार व्यवस्था। अगला प्रश्न है दोस्तों 128वां, कि सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जी को सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों 129वां, किसे पुरानी जलोढ़ मृदा के नाम से जाना जाता है? तो मैदानी क्षेत्रों में या गंगा के मैदानी क्षेत्रों में जो हमारी बांगर मृदा होती है, इसे पुरानी जलोढ़ मृदा के नाम से जाना जाता है। और नई मृदा से बना जो क्षेत्र होता है उसे खादर मृदा या खादर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जो कि कृषि हेतु उपयुक्त होता है। तो पुरानी जलोढ़ मृदा के नाम से आने वाला क्षेत्र है बांगर क्षेत्र, और नई जलोढ़ मृदा के नाम से आने वाला क्षेत्र जो होगा, नई मृदा जो नदियों के द्वारा बहा के लाती है, उसे कहते हैं खादर क्षेत्र। अगला प्रश्न, भारत के 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राज्यों को प्राप्त केंद्रीय करों में उत्तराखंड की हिस्सेदारी कितनी % थी? तो 14वें वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार राज्य को प्राप्त केंद्रीय करों में उत्तराखंड की हिस्सेदारी दोस्तों 1.05% थी। कितनी? 1.05%। प्रश्न यूकेपीएससी में पूछा गया दोस्तों ये। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1962 में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतरिक्ष में भेजा गया प्रथम जो कृत्रिम उपग्रह था कौन सा था? तो स्पुतनिक फर्स्ट। अंतरिक्ष में भेजा गया प्रथम कृत्रिम उपग्रह था क्या? स्पुतनिक फर्स्ट। अगला प्रश्न दोस्तों 133वां, संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक होती है तो उसके अस्थायी अध्यक्ष बने थे कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, और इसके बाद में भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बन गए थे। लेकिन अस्थायी कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष कौन थे? वह भी सच्चिदानंद सिन्हा जी ही थे। अगला प्रश्न है,
राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को उनके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये प्रश्न दोस्तों आपको ध्यान से याद रखना है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को उनके पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को। बहुत लोग इस प्रश्न में राज्यपाल करके आएंगे, लेकिन किसको है दोस्तों? राष्ट्रपति को है। जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के सदस्य को उनके पद पर नियुक्त करने का अधिकार किसको है? वह राज्यपाल को है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि यूकेपीएससी के जो सदस्य हैं उनको नियुक्ति कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। लेकिन उनको पद से हटाने का अधिकार किसके पास में है? वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास में ही है। वो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूकेपीएससी के द्वारा पूछा भी जा चुका है। अगला प्रश्न दोस्तों कि किसका प्रयोग करके वेब पेज को बना सकते हैं? तो वेब पेज को बनाने के लिए हमें HTML का प्रयोग करना पड़ता है, इनकी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, और इसके प्रयोग से ही हम वेब पेज को बना सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 136वां, किस देश ने समुद्र के नीचे पहली अंतर महाद्वीपीय ट्रेन आरंभ की थी? तो पहली अंतर महाद्वीपीय रेल समुद्र के नीचे तुर्की देश ने प्रारंभ करी है। किसने? तुर्की ने। अगला प्रश्न, किसे भंग नहीं किया जा सकता है किंतु समाप्त किया जा सकता है? तो विधान परिषद दोस्तों, जिसे भंग नहीं किया जा सकता है किंतु समाप्त किया जा सकता है, याद रखना है विधान परिषद। आर्टिकल 168 में हम विधानमंडल के बारे में पढ़ते हैं, 169 में दोस्तों विधान परिषद के गठन के बारे में है, और 170 में हमारा विधानसभा के बारे में है। तो जो हमारा विधान परिषद है इसे दोस्तों भंग नहीं किया जा सकता है, किंतु इसे क्या होता है? समाप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधान परिषद एक ऐसा अंग है राज्य के विधानमंडल का जिसे भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन समाप्त किया जा सकता है, और अभी वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में हमारी विधान परिषद विद्यमान है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस तथा तंबाकू लाने वाला सबसे पहले यूरोपीय राष्ट्र देश कौन सा है? तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने वाला और तंबाकू लाने वाला सबसे पहला यूरोपीय राष्ट्र है कौन सा दोस्तों? पुर्तगाल। ठीक है, और पुर्तगाली जो यात्री था वास्को डी गामा के द्वारा ही भारत की खोज की गई थी। भारत की खोज का श्रेय किसको जाता है? वास्को डी गामा को जाना जाता है। भारत आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी कौन सी थी? पुर्तगाली थी। और कब आई थी? 1498 में प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत आया था, और इसने भारत की खोज की थी। और ये कहाँ पर आया था? कालीकट बंदरगाह केरल में ये आया था। और भारत आने वाली प्रथम कंपनी भी यूरोपीय कंपनी ही यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली ही थी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि MS एक्सेल में बोल्ड फॉर्मेटिंग को लागू करने के लिए या हटाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो MS एक्सेल में बोल्ड फॉर्मेटिंग को लागू करने के लिए और हटाने के लिए Ctrl+B शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। जबकि MS एक्सेल में ही संपूर्ण वर्कशीट का चयन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+A का प्रयोग किया जाता है। और ये दोनों प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या बोल्ड फॉर्मेटिंग को लागू करने या हटाने के लिए Ctrl+B का प्रयोग? Ctrl+A का प्रयोग क्या होता है? संपूर्ण जो आपकी वर्कशीट है उसका चयन करने के लिए हमारा Ctrl+A का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, उस आयोग का नाम बताइए जो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की स्थापना के लिए जिम्मेदार था। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए जिम्मेदार आयोग को हम कहते हैं क्या? हिल्टन यंग कमीशन। और हिल्टन यंग कमीशन 1926, यही कमीशन ऐसा माना जाता है कि यह RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए जिम्मेदार था। और RBI की स्थापना कब होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है RBI की स्थापना। ठीक है, इससे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ने भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में काम किया था, जिसे 1920 के एक्ट के तहत स्थापित किया गया था। लेकिन उसके बाद में 1 अप्रैल 1935 को हमारी RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो जाती है। और ये RBI का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो मुंबई में हमारा RBI का मुख्यालय स्थित है। इससे पहले हमारा जो केंद्रीय बैंक था कौन सा था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जिसे 1920 के एक्ट के तहत स्थापित किया गया था। तो इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 की स्थापना के लिए जिम्मेदार क्या था? हिल्टन यंग कमीशन था। और यह प्रश्न एग्जाम में भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी निम्न में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है? ठीक है, तो इसमें से दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है वो भारत में नहीं होता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के पास चेमायुदुंग ग्लेशियर से हमारा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। तो गंगा, यमुना, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र में से ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वह उत्तराखंड से नहीं होता है। कहाँ से होता है? तिब्बत के मानसरोवर झील के पास स्थित चेमायुदुंग ग्लेशियर से होता है। जबकि गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है, गंगोत्री स्थित गोमुख नामक स्थान से, जो कि कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी जनपद में। यमुनोत्री से हमारा यमुना नदी का उद्गम होता है, ये भी उत्तरकाशी में स्थित है। और गोदावरी नदी का जो उद्गम होता है वह महाराष्ट्र के नासिक में जो त्रियंबक पहाड़ियां हैं वहां से हमारा गोदावरी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, भारत कितने देशों के साथ अपनी भूमि साझा करता है? तो भारत दोस्तों 7 देशों के साथ में अपनी भौतिक सीमा या भूमिगत सीमा साझा करता है। ठीक है, कौन कौन से 7 देश हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश। और वहीं भारत है कितने देशों के साथ अपनी जल सीमा साझा करता है? तो 2 देशों के साथ भारत अपनी जल सीमा साझा करता है, श्रीलंका और मालदीव। याद रखना है दोस्तों, 7 देश स्थल सीमा, 2 देश जल सीमा। ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश। ठीक है, और 2 जल सीमा वाले
श्रीलंका और मालदीव। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग के सदस्य, राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपति तथा एडवोकेट जनरल की नियुक्ति व उनको पद से हटाने का अधिकार किसके प्रदान होता है? तो राज्य के वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हो या उससे पद से हटाने का अधिकार हो, राज्य के विश्वविद्यालयों के जो कुलपति हैं वह उन्हें रखने का या उन्हें हटाने का अधिकार हो, या एडवोकेट जनरल की नियुक्ति हो या महाधिवक्ता की नियुक्ति हो या उनको हटाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी यही करेगा, हटाएगा भी यही। जबकि लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति तो कौन करता है? राज्यपाल करता है, लेकिन उनको हटाने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को होता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। ऐसे ही राज्य जो हमारा सूचना आयोग होता है उसकी सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है, लेकिन हटाने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को होता है। मानवाधिकार आयोग में नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, लेकिन हटाने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को होता है। तो ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेंगे, एग्जाम में पूछी जाती है बार बार। अगला प्रश्न 144वां कि भारत की आकस्मिक निधि कब स्थापित की गई थी? तो 1950 में दोस्तों भारत की आकस्मिक निधि को स्थापित किया गया था 1950 में। अगला 145वां प्रश्न है दोस्तों कि ओबरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ओबरा बांध जो है दोस्तों वह मध्य प्रदेश में स्थित है और इसे रिहंद नदी पर बनाया गया है। इसी कारण इसे कभी कभी रिहंद सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो ओबरा बांध या रिहंद सागर बांध कहाँ? मध्य प्रदेश में रिहंद नदी पर यह स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत एवं चीन के मध्य कौन सी रेखा स्थित है? तो भारत और चीन के मध्य में दोस्तों मैकमोहन रेखा स्थित है। कौन सी? मैकमोहन रेखा। और वहीं आपसे पूछा जाएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों हमारी रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, कौन सी? रेड क्लिफ रेखा है। तो भारत और चीन के मध्य में मैकमोहन रेखा है जिससे सीमा निर्धारण होता है, और भारत और पाकिस्तान के बीच में हमारी रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, और रेड क्लिफ रेखा कब खींची गई थी? 1947 में रेड क्लिफ रेखा को खींचा गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? तो भारत का कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र जो होता है हमारा उसे धान का कटोरा कहा जाता है। किसे? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। और वहीं उत्तराखंड में धान का कटोरा किसको कहा जाता है? कोसी नदी क्षेत्र को हमारा उत्तराखंड में धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन भारत के संदर्भ में कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा क्षेत्र है उसे धान का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी? तो केपलर के द्वारा ग्रहों की गति संबंधी नियम की खोज की गई थी और इसने 3 नियम देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा पद कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को दर्शाता है? तो जो बग होता है दोस्तों वह कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को दर्शाता है। क्या? बग। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो विटामिन बी और विटामिन सी दोस्तों हमारे जल में घुलनशील विटामिन माने जाते हैं। वहीं ए, डी, ई, के ये हमारे जल में अघुलनशील विटामिन होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मोजिला फायरफॉक्स क्या है? तो मोजिला फायरफॉक्स दोस्तों क्या है? एक वेब ब्राउजर है। क्या है? एक वेब ब्राउजर है मोजिला फायरफॉक्स। ठीक है, अगला प्रश्न है, भूगर्भीय समय स्केल के किस युग में मानव की उत्पत्ति हुई थी? तो भूगर्भीय समय स्केल के सीनोजोइक युग में मानव की उत्पत्ति हुई थी। किसमें? सीनोजोइक युग में। अगला प्रश्न है, जलवाष्प, मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? तो जलवाष्प, मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसें हैं। क्या है दोस्तों? ग्रीन हाउस गैसें हैं। ये आपसे प्रश्न पूछेगा निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? 3 ऑप्शन दे देगा, कोई चौथा दूसरा कोई और ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो जलवाष्प, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ग्रीन हाउस गैसें हैं। और भूगर्भीय समय स्केल के लिए किस युग में मानव की उत्पत्ति हुई थी? सीनोजोइक युग में माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पूरा जलवायु यानी कि पैलियो क्लाइमेट का अध्ययन किया जाता है किसके द्वारा? तो वृक्ष वलय के द्वारा, बर्फ सत्व के द्वारा और झील के निक्षेप द्वारा हमारा पूरा जलवायु का अध्ययन किया जाता है। और ये प्रश्न दोस्तों यूकेपीएससी में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को हमारा मौलिक अधिकार बनाया गया था, आर्टिकल 21A के तहत। ठीक है, याद रखना है आपको ये पॉइंट भी। अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है, आरटीई एक्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अगला प्रश्न बात करते हैं कि भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन एक्ट कब क्रियान्वयन में आया? ठीक है, आपदा प्रबंधन एक्ट कब क्रियान्वयन में आया होगा? ये तो 2005 में भारत सरकार का आपदा प्रबंधन एक्ट क्या हुआ? क्रियान्वयन में आया। ठीक है, आपदा प्रबंधन एक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख तथा भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न से 2019 में सम्मानित किया गया था। कब? 2019 में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सुनामी किस प्रकार या किसका परिणाम है? तो सुनामी दोस्तों भूकंप का परिणाम मानी जाती है। क्या? सुनामी भूकंप का। अगला प्रश्न है, एक बाइट किसके तुल्य होती है? किसके तुल्य होती है? तो एक बाइट दोस्तों हमारी 8 बिट के तुल्य होती है। ठीक है, एक 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट, 8 बिट। ठीक है, और वहीं पूछा जाएगा दोस्तों 1 MB इक्वल टू 1024 बाइट। ठीक है, 1 GB इक्वल टू 1024 MB। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। तो एक बाइट किसके बराबर होती है? 8 बिट के बराबर। और एक MB बराबर 1024 बाइट, 1 GB बराबर 1024 MB। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि ओजोन परत में छेद का
गठन किस स्थान के ऊपर अधिकतम होता है, यानी कि छेद का निर्माण किस स्थान के ऊपर अधिकतम होता है? तो अंटार्कटिका में दोस्तों ओजोन परत में छेद का गठन क्या होता है? सबसे अधिक माना गया है। तो अंटार्कटिका के ऊपर ऐसा माना जाता है कि सबसे ज़्यादा हमारा ओजोन होल हुआ है। अभी तो फिलहाल भर गया है, लेकिन ओजोन परत में छेद का गठन या छेद का जो प्रभाव है किस क्षेत्र पर अधिकतम है? तो अंटार्कटिका पर अधिकतम है। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस आगरा के ताजमहल को हानि या क्षति पहुंचाने के लिए जिम्मेदार मानी गई है? तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 को दोस्तों ताजमहल को हानि पहुंचाने या क्षति पहुंचाने के लिए जिम्मेदार माना गया गैस है सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी में निम्न में से किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी में दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट का हमारा रिसाव होता है, किसका? मिथाइल आइसोसाइनेट का। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो हमारा भोपाल गैस त्रासदी कांड हुआ था, कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। और ये प्रश्न दोस्तों 10 से 15 बार रिपीटेड होगा एग्जाम में कि भोपाल गैस त्रासदी कांड कब हुआ? 3 दिसंबर या 2 दिसंबर सन 1984 को यह हुआ था। भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में भोपाल गैस त्रासदी कांड हुआ था। इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मेथाइल आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट है दोस्तों, आइसोसाइनाइड नहीं है। तो एक बार एग्जाम में साइनाइड भी ऑप्शन दे दिया था, साइनाइड नहीं है, साइनेट है। ठीक है, और भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर सन 1984 को एक भयानक दुर्घटना हुई। इसे भोपाल गैस त्रासदी कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वायुमंडल की कौन सी सतह या परत पृथ्वी के निकटतम मानी जाती है? तो वायुमंडल का जो क्षोभ मंडल है दोस्तों, उसे पृथ्वी के सबसे निकटतम परत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और वायुमंडल की सबसे निचली परत भी कौन सी है? वो है ट्रोपोस्फेयर ही है, जिसे क्षोभ मंडल भी कहा जाता है। क्या? ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है? तो कंपाइलर दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज को आपका मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। क्या? कंपाइलर। याद रखना, कंपाइलर का काम क्या है? उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुसार किस अधिकार को आपातकाल में कम या निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो दो आर्टिकल दोस्तों, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, इन आर्टिकल्स के बारे में कहा जाता है कि इन्हें आपातकाल के समय पर भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 20 में अपराधों के दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण के बारे में बताया गया है, और आर्टिकल 21 में जीवन जीने के अधिकार के बारे में बताया गया है। और ये दो आर्टिकल ऐसे हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होते हैं या कभी भी निलंबित नहीं होते हैं। याद रखना दोस्तों, अपराध के दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण और जीवन जीने का अधिकार आपातकाल में भी समाप्त नहीं होते हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो प्रश्न 4 आर्टिकल दे देगा आपको, पूछेगा इनमें से कौन सा अनुच्छेद जो है वह निलंबित नहीं किया जा सकता है आपातकाल के समय। ठीक है, तो 2 ऑप्शन ये डाल देगा, एक इसमें से कोई डाल देगा, 3 कोई और डाल देगा। तो ये चीजें आपको वहां पे ध्यान देनी पड़ेंगी। अब आपातकाल के बारे में दोस्तों हम किसमें पढ़ते हैं? आर्टिकल 352, 356 और 360 में दोस्तों हम आपातकाल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 352 में दोस्तों हमारा क्या? राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 356 में हमारा राज्य आपातकाल यानी कि राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है। और ये सारे फैक्ट आप डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मूल अधिकारों में से कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं? तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 आर्टिकल दोस्तों ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। बाकी जो अन्य सभी आर्टिकल है वो भारतीयों को भी और विदेशियों को भी प्रदान है, लेकिन 15, 16, 19, 29, 30 ये आर्टिकल ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को ही प्रदान है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सेवा अधिकार अधिनियम 2011 के तहत निर्धारित समयावधि में सेवा उपलब्ध नहीं करवाने वाले चिन्हित अधिकारी पर द्वितीय अपीली अधिकारी दंड आरोपित करने हेतु प्रतिकृत है। कितना? तो 500 से लेकर 5,000 रुपए तक दंड आरोपित कर सकता है। तो भारतीय सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत निर्धारित समयावधि में सेवा उपलब्ध नहीं कराने जाने के विरुद्ध जो ऊपर वाला अधिकारी है वह नीचे वाले अधिकारी जिसने सेवा उपलब्ध नहीं करवाई है उस पर कितना दंड लगा सकता है? तो 500 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक उसमें दंड लगा सकता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया। भारतीय संसद किस किस से मिलकर बनी है? तो संसद आप लोगों को पता है, आर्टिकल 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा है और 81 में लोकसभा है। ठीक है, और 52 से फिर हमारा राष्ट्रपति के बारे में पता चलता है। तो भारतीय संसद किससे बनी है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी है हमारी क्या? भारतीय संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा किस देश में दिया था? तो सिंगापुर से हमारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। कहां से? सिंगापुर से। या दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर आक्रमण करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? तो प्राचीन भारत में उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर आक्रमण करने वाले प्रथम विदेशी थे कौन? ईरानी। कौन थे? ईरानी थे। अगला प्रश्न है, 2019 में कितने लोगों को ग्रीन नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 6 लोगों को 2019 में ग्रीन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो भारत के 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष दोस्तों एन.के. सिंह को बनाया गया है। किसे? एन.के. सिंह को। और 15वें वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नवंबर 2017 में एन.के. सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। इनकी सिफारिशें वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होंगी। तो 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह जी हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है शिवा समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिवा समुद्रम जलप्रपात या शिव समुद्रम जलप्रपात हमारा कावेरी नदी पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है शिवा समुद्रम जलप्रपात। अगला प्रश्न है उस रासायनिक पदार्थ का नाम बताइए जो हड्डियों में या धातु में पाया जाता है। ठीक है, धातु की हड्डियों में पाया जाता है। तो कैल्शियम फॉस्फेट हड्डियों में या धातु में पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ है क्या? कैल्शियम फॉस्फेट। हड्डियों में से कैल्शियम पाया जाता है, सबको पता है, लेकिन हड्डियों में धातु में पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है? वो है कैल्शियम फॉस्फेट। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति पर मार्क्स और एंजल्स द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? या 1857 की क्रांति पर मार्क्स और एंजल्स द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक क्या था? तो ये था द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या? द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। पुस्तक के लेखक कौन थे? मार्क्स और एंजल्स थे। ये प्रश्न भी यूकेपीएससी ने पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है किसकी मृत्यु पर महात्मा गांधी जी ने कहा कि भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गया है? तो लाला लाजपत राय जी की मृत्यु पर महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गया है, लाला लाजपत राय की मृत्यु पर। अगला प्रश्न है कि भूकंप की उत्पत्ति का स्थान किस नाम से जाना जाता है? तो भूकंप की जो उत्पत्ति का स्थान होता है दोस्तों उसे नाभि या केंद्र नाम से या फिर हाइपोसेंटर नाम से जाना जाता है। तो भूकंप की उत्पत्ति के स्थान को नाभि, केंद्र या हाइपोसेंटर नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि सांख्यिकी योजना और कार्यालय कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय किस मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं? तो सांख्यिकी योजना और कार्यालय कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। अगला प्रश्न 180वां एक्सेल नामक यौगिक किस ट्री से निकाला जाता है? तो हिमालयन यूट ट्री से निकाला जाता है एक्सेल नामक यौगिक। अगला प्रश्न है तृतीय विश्व युद्ध के अंत में महाशक्तियों के रूप में उभरे देश कौन से हैं? तो अमेरिका और यूएसएसआर या रूस हमारा तृतीय विश्व युद्ध में के अंत में, सॉरी दोस्तों तृतीय नहीं होगा, ये द्वितीय होगा, सॉरी ये द्वितीय होगा दोस्तों। क्या? द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में महान शक्तियों के रूप में उभरे देश कौन कौन से? तो अमेरिका और यूएसएसआर, यानी कि अमेरिका और रूस। ठीक है, द्वितीय होगा ये। ठीक है, तृतीय तो हुआ ही नहीं आज तक। 1939 से 1945 तक हमारा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। 1914 से 1918 तक हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी की जाती है। अगला प्रश्न है लिनक्स, उबंटू तथा एंड्रॉइड क्या है? तो लिनक्स, उबंटू तथा एंड्रॉइड हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न 185वां कि भारत के साथ 1947 में गतिरोध समझौता या स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किसने किया था? तो भारत के साथ 1947 में स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट या गतिरोध समझौता निजामों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? निजाम के द्वारा। अगला प्रश्न 186वां कि पूर्व हिंद महासागर क्षेत्र IOR में निम्न में से किस देश ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर दिसंबर 2020 में पैसेक्स एक्सरसाइज आयोजित किया था? तो भारत और रूस ने मिलकर पूर्व हिंद महासागर क्षेत्र में 2 दिसंबर 2020 में पैसेक्स नामक एक्सरसाइज की थी, भारत और रूस के बीच में। ठीक है, अगला प्रश्न है 187वां कि निम्नलिखित कौन सी संधि गैर परमाणु हथियार वाले परमाणु हथियारों को प्राप्त करने वाले से देखती है? यानी कि कौन सी ऐसी संधि है जो कि गैर परमाणु हथियार वाले देशों को, जो देश ऐसे हैं जिनके पास में गैर परमाणु हथियार है, उन्हें परमाणु हथियारों को प्राप्त करने से रोकती है? वह है परमाणु अप्रसार संधि। कौन सी? परमाणु अप्रसार संधि। अगला प्रश्न है दोस्तों 188वां कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो नेल्सन मंडेला जी की आत्मकथा है। क्या? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और ये सभी प्रश्न ऐसे हैं जो अभी मैं 5-6 प्रश्न बता रहा हूँ, व्यक्तिक सहायक के मार्च वाले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक किसकी? नेल्सन मंडेला की। अगला प्रश्न है कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए पिघला हुआ मोम तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इकोलॉजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? तो हैकल के द्वारा इकोलॉजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया गया था। अब आप लोगों से दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न है कि इकोलॉजी का अर्थ क्या होता है? तो आज भी दोस्तों हमने 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर ली है, और ये 70 के 70 प्रश्न ऐसे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपको एज ए रिविजन फैक्ट इनको देखते हुए चलना है। बाकी आप जो भी बुक्स जीएस के लिए फॉलो कर रहे हैं उसे कंटिन्यूसली करते रहिए, वहां से भी आपको निश्चित ही फायदा होगा। और इन वीडियो से भी दोस्तों आपको एग्जाम में 5 से 6 प्रश्न तो देखने को मिल ही जाएंगे, क्योंकि बहुत बार जीएस के क्वेश्चन रिपीटेड हो जाते हैं। लोग
सेवा आयोग में पूछे हुए क्वेश्चन यूके ट्रिपल एस से अधिकतर बार रिपीट कर देता है, तो हो सकता है कि यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल जाए। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है जरूर बताइएगा, आगे सीरीज कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है ये भी जरूर बता दीजिएगा, वरना फिर जैसे हमारा उत्तराखंड चलता है उसी हिसाब से हम लोग चलाते रहेंगे। और दोस्तों अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो प्रैक्टिस सेट के बैच से जुड़ना चाहते हैं या किसी भी ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को जरूर डाउनलोड कर ले, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।